हेलो। आज हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरमेंट के बारे में। अब मेजरमेंट हमारा कितना ट्रू वैल्यू जो है, मतलब जो हमें वैल्यू ऑब्टेन करनी है उससे कितना करीब है, उससे या कितना दूर है, ये डिसाइड करेगा हमारा एक्यूरेसी और प्रिसिजन। अच्छा, अब ये दो के दोनों सिमिलर, मतलब कई लोग कहते हैं कि दोनों जो है सिमिलर है, बट इट्स नॉट ट्रू। वो दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं और दोनों ही अलग अलग डेफिनेशन है, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं है। अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी आपको ये बताता है कि हाउ क्लोज द वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, बट प्रिसिजन आपको ये बताता है कि जो आपने मेजर्ड जो किए वैल्यूज वो एक दूसरे के कितना करीब हैं। ठीक है, if I write the definition of accuracy, it will be, it tells how close the measured value is to the true value. ट्रू वैल्यू मतलब वही जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उसी को ट्रू वैल्यू कहना है। ओके, और प्रिसिजन आपको ये बताता है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू is to each other. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर एक्यूरेसी कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्यूरेसी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, हियर यू हैव परसेंटेज एरर, ये हम लोग को आगे पढ़ना है। ओके, और जो प्रिसिजन के लिए होगा, it becomes inversely proportional to least count error. ओके, ये दो तरीके हैं जिनसे आप एक्यूरेसी और प्रिसिजन बता सकते हो। और अगर जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मान लेते हैं हमने एग्जांपल लिया जो मतलब आपका ट्रू वैल्यू है 10। ठीक है, अब अगर हमने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने पे हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो होती है 9.99। ठीक है, तो इट इज समवट एक्यूरेट, राइट। मतलब आपकी जो ट्रू वैल्यू है 10, आपने जो कैलकुलेट किया वो इससे बहुत करीब है ना, बहुत ही करीब है। अगर आप उसको राउंड ऑफ कर दो तो वो 10 ऑलमोस्ट हो ही जाएगी, राइट। तो वो आपका एक्यूरेट वैल्यू हो गया। ठीक, सो दैट विल टेल द एक्यूरेसी। लेकिन जब बात करेंगे प्रिसिजन की, तो मान लो आपने वैल्यू फाइंड की 9.91, 9.92 एंड 9, तो दे आर क्लोज एंड दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर ना। मतलब ये देखो 9.91 है, ये 9.92 है, ये 9 है, तो दे आर सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। ये दोनों, ये तीनों ये एक दूसरे से बहुत करीब है, दे ऑल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये आपको बताएगा कि ये कितनी प्रिसाइज वैल्यू मिली आपको। ठीक है, तो दिस विल टेल द प्रिसिजन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, देखो मैंने लिखा है फ्रेंड ऑफ मेजरमेंट। फ्रेंड मैंने इसलिए लिखा है, जहां मेजरमेंट होगा एरर भी वहीं होगा। एरर कभी मेजरमेंट का साथ छोड़ ही नहीं सकता है, मतलब उसने कसम खा रखी है आप मेजर करो, मैं एक बार में कभी आपको सही वैल्यू आने नहीं दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है इसको फ्रेंड ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, जब एरर को डिफाइन करेंगे तो हाउ विल यू डिफाइन एरर, तो जो भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, मेजरमेंट में उसी को हम एरर कहते हैं। तीन वर्ड की डेफिनेशन है, कितनी प्यारी डेफिनेशन है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, अब देखो भाई फ्रेंड्स, ये तो ग्रुप का नाम हो गया एरर। ठीक है, अब उसके कितने फ्रेंड्स होंगे, उसके कितने क्या क्या नाम होंगे वो भी हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एरर भी पढ़ने हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर में हमारे पास 5 है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, और आपका है परसेंटेज एरर, लास्ट जो है आपका लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो अब इन सब के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। ओके, सो इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी देम वन बाय वन। ठीक है, पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर की जब आप डेफिनेशन देखोगे तो इट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू and
द मेजर्ड वैल्यू। ओके, जब आप मीन एब्सोल्यूट का डेफिनेशन लिखोगे, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। ओके, arithmetic mean of the magnitude of the absolute error। absolute को मैंने ABS डॉट लिखा है। Now let's talk about the relative या fractional। ओके, इसको दोनों ही कहते हैं, मतलब इसके मेजरमेंट के एक फ्रेंड के दो नाम है, रिलेटिव भी कह लो या फ्रैक्शनल कह लो। ठीक है, अब अगर इसको डिफाइन करना होगा तो इट इज द रेशियो ऑफ द ट्रू वैल्यू टू द एब्सोल्यूट वैल्यू। फाइन, ओ मैंने उल्टा बोल दिया, एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। नाउ इट इज करेक्ट। परसेंटेज बहुत सिंपल है, सबसे प्यारा, सबसे आसान। ये जो रिलेटिव एरर आएगा ना, इसकी वैल्यू को बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको डायरेक्टली ये लिख लो, व्हेन रिलेटिव एरर is multiplied with 100 then it is known as percentage error। ओके, अच्छा अब देखते हैं कि सबको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। मतलब कैलकुलेट करने के लिए अब डेफिनेशन के थ्रू तो हम कर नहीं सकते, बट हाँ ये स्टेटमेंट लिख दिया है तो उसके थ्रू आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि डिफरेंस यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन यानी कि हमें ऐड करके इसको फिर डिवाइड करना होगा विद दैट टोटल नंबर। अब ये रेशियो है, मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू की जो, मतलब एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आएगी वो, और ट्रू वैल्यू का मतलब हमें रेशियो निकालना है, यानी कि उन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, परसेंटेज एरर में आपका जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, इसकी वैल्यू को डायरेक्टली बस 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मतलब ये केवल लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, बट मैं फॉर्मूला बता रही हूँ डायरेक्ट। ओके, लेट्स सी, अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना हो तो। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे करके हमारे पास ऑलमोस्ट n टर्म्स है। ओके, तो ऐसे करके तो हमारा एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। पहले तो मैंने कहा इट इज द मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे कि अभी मैंने लिखा है am। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अगर डेल्टा a1 यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो आपका जो ये टोटल वैल्यू आएगा, ठीक है, इसको समझ में आया बात? a1 को मतलब am से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब अगर a2 लेना हो, एक्सक्यूज मी, am माइनस a2, ऐसे करके डेल्टा a2 मिल गया। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, मीन एब्सोल्यूट निकालना है हमें, यानी कि ये रहेगा डेल्टा am। ठीक है, या इसको मीन लिख लो पूरा। ठीक, अगर ये निकालना होगा तो इट विल बी मॉड ऑफ डेल्टा a1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a3। ऐसे करके जितने टर्म्स होंगे, मैं मान ले रही हूँ कि मेरे पास जो लास्ट टर्म है वो an है, यानी कि nth टर्म है, और अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगी n से। ओके, ऐसे करके आपका
मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। ये जो आपका डेल्टा ए मीन आ रहा है, ट्रू वैल्यू इज AM। ओके, ऐसे करके आपका रिलेटिव फॉर्मूला भी निकल जाएगा और ये आपका सिंपली होगा परसेंटेज। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ो, उसको ऐसे लेंगे, ऐसे करके आपको परसेंटेज एरर भी आ जाएगा। तो ये तो हमारी हो गए फॉर्मूलाज। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड करो, ये भी एक फॉर्मूला होता है वैल्यू फाइंड करने की। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आपका एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रीजन, जो आपने वैल्यू मेजर की वो हो सकता है कि ट्रू वैल्यू से कम हो या हो सकता है ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो। ठीक है, इस वजह से इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। ओके, बाकी इन सब के बारे में इतनी इंट्रोडक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन फॉर्मूला आपको बता दिए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। Okay, so now let's talk about classification of errors. अब गलतियां हो रही हैं, किन किन कारणों से हो रही है गलतियां, मतलब एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, उसके भी तो स्पेसिफिक रीजन होंगे। तो ये ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको बताएगा कि रीजन है क्या उसके। ठीक है, पहला लिखा है सिस्टमेटिक। ठीक, सिस्टमेटिक एरर वो होता है जिसे जो एक ही डायरेक्शन में होने होते हैं। ठीक है, ऐसे एरर को आप सिस्टमेटिक एरर कहोगे, इससे यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब अगर यूनिफॉर्म है तो इट विल बी टेंड इन one direction. Okay, so now let's talk about instrumental. इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपकी जो इंस्ट्रूमेंट होती है कुछ ना कुछ उसी में गड़बड़ी होती है, इस वजह से एरर आते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी होते हैं जो आपका एक डिवाइस है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, उसकी कभी कभी पीछे से टेल देनी होती है। ठीक है, कभी कभी उसके जो डिविजन्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, वो हल्का मतलब घिस चुके होते हैं। कभी वो प्रॉपरली स्लाइड पे जब करोगे आप तो आपको दिखाई देगा कि वो जो डिविजन्स है उस पे वो कुछ फेडेड ऐसे हो जाते हैं, मतलब सीधी नहीं रह जाती है, ऐसे ऐसे खांचे नहीं रहते, वो थोड़ी सी फेड हो जाती है। तो आपको फिर वहां रीडिंग देखने में प्रॉब्लम होगी। ओके, दूसरा कि मान लो जो आपका मीटर ब्रिज है, ठीक है, उसमें अगर कहीं साइड में जहां भी स्टड्स लगे पड़े हैं अगर वहां सैंड भर दिया जाए तो भी एरर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो एरर्स होंगे वो आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जैसे कि आपको मान लो जब आप थर्मामीटर लेते हो, ठीक है, तो जब भी आपको फीवर होता है, जब आप टंग के नीचे रखोगे तो वो टेम्परेचर कुछ अलग होगा। ठीक है, और जब आप अपने आर्मपिट्स के नीचे रखोगे तो वो टेम्परेचर आपको थोड़ा नीचे ही दिखाएगा। ठीक है, ये मेजरमेंट का डिफरेंस हो जाता है। ठीक, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट सही तरीके से करो तो एरर्स नहीं होंगे। ये तरीका हो गया, जैसे कि अगर एक तरीका होता है ना, जैसे अभी आपने मतलब मान लो ऐसे टंग से तुरंत बाहर निकाल, ठीक है, और आपने इसे देखा विदाउट डिस्टर्बिंग, और वही आपने क्या ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके देखा या ऐसे करके देखा, तो वो एक्सपेरिमेंटल एरर हो जाएंगे। वो मतलब आपके तरीके में ही थोड़ा सा बदलाव हुआ, इस वजह से आपका एरर आया। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनल एरर में ऐसा है कि जैसे कभी कभी हम रीडिंग ढंग से ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं कि कर रहे हैं आने दो, कभी कभी बोर हो जाते हैं हम खुद ही। ठीक है, तो पर्सनल एरर में आपका होगा कि आप केयरफुली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो या ढंग से आप रीडिंग पढ़ नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो। ठीक, रैंडम एरर में कभी कभी गलती हम खुद से कुछ करते ही नहीं है, मतलब ना हमसे होती है ना इंस्ट्रूमेंट से होती है। और जो जैसे मान लो आप कोई इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, अब ऑल ऑफ सडन लाइट ही कट जाए, उसमें आपकी तो गलती है नहीं, वो अनयूजुअल हो गया, राइट। या आप मान लो वोल्ट मीटर अगर वही खराब हो जाए, ऑल ऑफ सडन हो जाता है, तो इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, दिस इज अनयूजुअल और ये रैंडमली हो गया, तो वो रैंडम एरर्स में आ गया। लास्ट लिखा है ग्रॉस एरर्स वो होते हैं जैसे जिसमें आप एक्सट्रीमली मतलब बिल्कुल केयरलेस हो जाते हो। ठीक है, मतलब बिल्कुल
मतलब ही नहीं है, बस जैसे होते हैं ना कुछ काम बेमन के करना, तो वैसे ही अब जैसे रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, कर रहे हैं, करके दे देना है सर को, हो गया खत्म, ऐसे काम करना, ठीक है। रीडिंग ढंग से बिल्कुल लापरवाही करना, उसको ग्रॉस एरर्स में लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर। Significant figure, if you have to derive or you have to define in one line, तो ये कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जो होती है वो हमें पता होती है, ठीक है, मीन्स कि इट इज द क्वांटिटी whose first uncertain digit is known to us. ओके, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के हमारे पास 5 रूल होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स सी दोज रूल्स नाउ। ओके, पहला रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ऑल non-zero digits are significant. ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, जैसे 3, 4, 8, 5। अब इसमें अगर कोई पूछे कि इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो कहूंगा 1, 2, 3, 4। इसके अलावा मान लेते हैं 5, 6, 7, 2, ठीक है, कोई भी नंबर ले लेना रैंडमली। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ठीक। इसके अलावा 2, 3, 2, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3, करेक्ट। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि इफ द जीरो इज बिटवीन 2 non-zero digits, then it will be significant. If the zero is between 2 non-zero digits, then it is significant. For example, 4052. This is significant, ना? So 1, 2, 3, 4. Next 1001. Significant figure 4, तो चलिए 4, 4 हो जा रहे नहीं, दूसरा ले लेते हैं 102। सिग्निफिकेंट फिगर 3, ठीक। अब देखो, नेक्स्ट रूल ये कहता है, इफ द जीरो इज ऑन आइदर साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, देन इट इज इनसिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। मतलब ये कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगे, ठीक है। इफ द जीरो इज ऑन आइदर साइड ऑफ द डेसिमल, then it is insignificant. एग्जाम्पल के तौर पे 0.00172 2 लिखा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे इसमें कितने, तो अब ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं ना, ये दोनों है, तो 1, 2, 3 कितने हुए, 3, ठीक। इनके अलावा ले लो आप
0.0062, हाँ ठीक है ठीक है। तो इसमें कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट रूल ये कहता है अगर 0 जो है डेसिमल की टर्मिनेटिंग साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ओके, इफ द 0 is at the terminal end in decimal point, in decimal, ठीक है। तो क्या होगा? ये सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं अगर 5.300, फिर 4 हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 452.32100। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ में? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर 0 जो है डेसिमल जो पॉइंट है आपका, मतलब अगर किसी डिजिट में आपके मतलब नंबर में अगर आपका डेसिमल लगा है तो उसके अगर लास्ट में यानी कि एंड पे 0 है तो वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो ये अभी आपका 4 रूल। और 5वां रूल ये कहता है अगर 0 बिना डेसिमल वाले नंबर में आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मतलब कि ये अगर ये जो 5.300 है इसमें से मैं वो डेसिमल पॉइंट हटा दूं तो आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सिर्फ 2 होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, इफ the 0 is in the terminal end of non-decimal number, तो क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वापस से वही लिख रही हूँ, बट 5300 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2। ठीक है, अच्छा एक चीज और जान लो, अभी मैंने कहा कि ये अभी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ 100 यानी 100, अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछूं कितना है तो आप बताओगे 1। ठीक, क्योंकि ये 0 और ये 0 तो इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन अगर मैं यूनिट लगा दूं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यूनिट्स का वैसे तो फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप चेंज करते जाओगे, जैसे मीटर को मिलीमीटर में कर दिया, मिलीमीटर को और चेंज कर दिया गई, तो जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना वो थोड़े थोड़े वैरी कर जाएंगे। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट यस दिस इज ट्रू। ठीक, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी लिखने का भी एक तरीका होता है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ओके, अब जैसे मान लो ये लिखा है, सॉरी इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना हो हमें तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज द रियल डिजिट 5 इंटू 10⁻। अब देखो पीछे आना है। ठीक है, 1 2 3 पॉजिटिव पावर होगी 3। ठीक, इफ आई एम राइटिंग 0.000176। ठीक है, और अगर अब इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में तो अब आप देखो पहले को 1 7 6 ये रियल नंबर्स होंगे हमारे। इस डेसिमल को 1 के बाहर मतलब साइड में लगाएंगे। ठीक है, करेक्ट। नाउ लेट्स सी पावर।
जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको जो पावर होगा वो निगेटिव में लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद में आप लगा रहे हो, इसलिए इसका जो पावर होगा -4 होगा, ठीक। अगर ये 1.7 करके ना होता, 17.6 होता, तो यहाँ पे पावर एक और इंक्रीज हो जाती, यानी कि -5 हो जाती, ठीक। तो ये तो हो गया आपके साइंटिफिक नोटेशन वाले टर्म्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना कि जितने भी आप डाटा निकालो वो सारे ही सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। कुछ वैल्यूज हमारे पास मतलब इतनी बड़ी बड़ी आती है, जैसे अभी तो ठीक है वो देखो आप 452.321110, बहुत बड़ी हो गई ना, आप इसमें कितना इतना ही बता सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने हैं, ठीक है। बट अब इतनी बड़ी वैल्यू लेकर के आप कैलकुलेशन इजी तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने राउंड ऑफ मेथड यूज किया, ठीक है। अब राउंड ऑफ करने के भी हमारे पास 3 रूल्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं उसको। ओके, लेट्स सी राउंडिंग ऑफ। पहला रूल आपका राउंडिंग ऑफ में ये कहता है कि अगर आपका जो लास्ट डिजिट है वो 5 से कम है, तो जो आपका प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं इसका, तो इट विल बी लाइक इफ द लास्ट डिजिट is less than 5, then no change in preceding digit. ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सपोज आई एम टेकिंग इट 2.42, और अब से कहा गया कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 1 डेसिमल प्लेस तक के आपको इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक, 1 यानी 4 तक के, राइट। अब देखो ये जो लास्ट डिजिट है हमारे पास वो 5 से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि इसका जो राउंड ऑफ वैल्यू होगा फाइनल वो होगा 2.4, ठीक। इसके अलावा अगर ले लें 3.526, ठीक है। अब सही है, दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके। अब इसको अगर 3 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 3 डेसिमल प्लेस यानी कि ये देखो 1 2 3, चौथा क्या है 3, और 3 हमारा 5 से छोटा नंबर है ना। इसका मतलब जब इसका वैल्यू आप लिखोगे क्या होगा 3.542, ठीक। समझ गए। नेक्स्ट रूल देखो, अगर लास्ट डिजिट आपका 5 से बड़ा हो, ठीक है, इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो जो मतलब जो आपका प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें आप एक ऐड कर दोगे, देन +1 इन, अरे यार ओके। एग्जाम्पल 4.59, एक डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4.6, ठीक। इसके अलावा 3.289, 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है तो इट विल बी 3.29, ठीक। अच्छा ये देखो अगर 4.99 हो, 1 डेसिमल प्लेस तक करना हो, अंडरस्टूड।
लास्ट रूल ये कहता है कि अगर लास्ट डिजिट आपका ना 5 से छोटा हो ना 5 से बड़ा हो, अगर 5 हो तो उसमें क्या करें? देखो, अगर प्रीसीडिंग डिजिट आपका ऑड हुआ तो आप उसमें +1 कर देंगे, लेकिन अगर वो इवन होता है तो आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? इफ द लास्ट डिजिट is 5 itself, तो देखो +1 when odd, no change when even. Understood? एग्जाम्पल के तौर पे 7.45, ठीक, लास्ट डिजिट 5 है, राउंड ऑफ करना है फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक के। अब ये देखो, जो जिस डेसिमल प्लेस तक को हमें जाना है तो प्रीसीडिंग डिजिट हमारा इवन है, राइट? तो इसका जब आप राउंड ऑफ लिखोगे वैल्यू तो 7.4 है, ठीक? इफ आई एम टेकिंग 4.75, ठीक, अब ये देखो ये नंबर ऑड है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 4.8। समझे? मैं ये कह रही थी कि अगर आखिरी में जो डिजिट है वो 5 हो, ना उससे छोटा हो ना उससे बड़ा हो, ठीक है, तो अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट मतलब जो उससे पहले वाला नंबर है वो अगर ऑड होता है, ठीक, तो उसमें आप 1 ऐड करोगे, अगर इवन होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये हो गया राउंड ऑफ। अब इसमें इसके अलावा आपको कुछ रूल्स हैं एडिशंस के जो पता होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? लेट्स सी, ओके, लेट्स सी, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं ताकि मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है? ये सब मीटर में है, ठीक है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फाइन। अच्छा, पहला वाला आई होप सब कर लेंगे। तरीका देखो आप, 3.1, अब देखो 2.38 लिखा है ना, 2 यहाँ लिखेंगे, 0.38, 2.064, ओके। अब आप इसको ऐड करो, 4, 4, 5, 3 to 6, सॉरी 3 to 5 to 7, ये आपका एडिशन करने के बाद आंसर आ रहा है। अब जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आप 7.544 मीटर नहीं लिख सकते, ठीक है? इसमें जो रूल्स आपको ये कहते हैं कि जो लोएस्ट यानी जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट नंबर होगा उस नंबर तक के आप उसको राउंड ऑफ करके, सॉरी सिग्निफिकेंट करके उस डिजिट तक ही लिखोगे। यानी कि जब आप पहले एग्जांपल को देखो तो 3.1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2, इसमें 3 और यहाँ पे 4, ठीक है? अब देखो सबसे छोटा तीनों में कौन सा है? 2 है, राइट? तो इसको भी हम 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे, ना कि 4। यानी कि जो हमारा आंसर होगा इसका क्या होगा? 7.5 मीटर। समझे? अभी समझ जाओगे। अब देखो नेक्स्ट 12.682, 12.6, फाइन, 280, ठीक है? अब यहां देखो आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 दिख रहा है? यानी कि जो इसमें जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट नंबर है, जो डिजिट है, वो आपका 3 है, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 2 है, 2 है ना, एक्स्ट्रा कुछ बढ़ा नहीं सकते। समझ नहीं आया? ये देखो मैंने कहा था कि अगर डेसिमल पॉइंट के स्टार्टिंग या एंड, यानी कि या तो मतलब उसके आइदर साइड में, ठीक है, ये डेसिमल है, अगर इसके इधर इधर दोनों तरफ में 0 लगा है तो वो आपका इनसिग्निफिकेंट होता है ना? यहाँ देखो हमारे पास जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट नंबर है वो क्या है? 3 है। इसमें देखो आप 5 है, इसमें 3 है, और हमारे पास मिल ही कितना रहा है? 2 ही तो मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
0.082 हो जाएगा, समझे? अच्छी बात है। अच्छा इसको ट्राई करके देखो, 3.8 इंटू 10⁸ एंड 4.2 इंटू 10⁻⁻⁶। खुद से ट्राई कर लो पहले, फिर बताती हूँ। कर लिया? इधर गौर करो, 8 2 10, कितने लोगों ने ये किया? गलत है। लेट्स सी, ये आंसर गलत है आपका। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये जो पावर है इस छोटे वाली पावर के बराबर करो, यानी कि -8 को -6 बनाओ या फिर -6 को -8 करो, ठीक है? तो वी प्रेफर टू गो टू द लोएस्ट, ठीक है? बड़े को थोड़ा झुक ही जाना चाहिए छोटे के सामने। वैसे तो ये बड़े हैं -6, पर कोई बात नहीं। अब देखिए, जब आप इस -8 को -6 बनाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा 0.038, ठीक, इंटू 10⁻⁻6 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो, ठीक है, दोनों की पावर सेम है। अब 10⁻⁻6 तो कॉमन हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करो बिल्कुल ऐसे, तो 4.238 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है? इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हैं, 2 है, राइट? हम इसको काउंट नहीं करते हैं एक्सपोनेंट टर्म को, ठीक है? दिस इज 2, हियर आल्सो 2, तो इसका आंसर आपका होगा 4.2 इंटू 10⁻⁻6। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। अब ये भी कुछ लोग इतना महान तरीके से काम करेंगे, यही वाली हरकतें करोगे तुम लोग, कुछ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यही पढ़ते हैं सबके सब, ठीक है? आगे देखते हैं। ठीक, इसको भी सेम पावर में पहले कन्वर्ट करो, ठीक? लेट्स डू इट नाउ। ट्राई कर लो पहले खुद, फिर बताती हूँ, फिर वही गलती करना। कर लिया? कर लिया कि नहीं? चलो अच्छी बात है, कर लिया। तो अब आगे देखो, पावर सेम हो गई। सॉरी, अब सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अब ये मत पूछना कैसे आया है भाई। ये किया है मैंने 5 7 9। तो अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? 1 था ना? ठीक है, राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख दी मैंने, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि एक्स वाई फाइंड करना है कितना आएगा, ठीक?
ठीक है, ये आ रहा है ना, when you multiply। अब देखो मैंने कहा था यार जितने जो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होगा वहां तक ही इसको हम रखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, सही है सही है सही है, ज्यादा मत जाओ। 2 3 और यहाँ हमारे पास कितने मिले, 4 मिले हैं, तो उनको कहाँ तक रखेंगे, 2, यानी कि जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, 3.9 हो गया चैप्टर, छोटा सा ही था। बीच में डिस्टर्बेंस बहुत हुई है इसलिए हो सकता है काट पीट करना पड़े ज्यादा, ठीक है। और फिर लाइट का भी इशू बहुत ज्यादा था, तो बोर्ड हो सकता है कभी बहुत डार्क हो जाए फिर ऑल ऑफ सडन वो ब्राइट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। और हो गया चैप्टर। इसके बाद है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ही, तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड बाय बाय।